हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस चैप्टर 9 बायोमॉलिक्यूल्स। तो बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, और लेकिन हमारा जो चैप्टर था वो प्रॉपर स्टार्ट नहीं हो पा रहा था इसका डिस्कशन। तो यहाँ आज से हम लोग ये चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे। ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट आर सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू। जैसा कि आप अर्थ क्रस्ट में हमें सैंपल दिखाई देते हैं, वैसा ही हमें कहाँ पर दिखाई देता है, वैसे ही सैंपल हम देख पाते हैं कहाँ पर, हम अपने जो आसपास हमारे किसी भी लिविंग सिस्टम में जो एलिमेंट्स दिखाई देते हैं, जिनको हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो वो सारे हमें किसी अर्थ क्रस्ट में, यानी कि जो आपने सुना होगा कि मिनरल जो निकलते हैं, ओर्स होते हैं, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं मेटलर्जी में मिनरल्स के बारे में, और उन मिनरल्स से फिर जो एलिमेंट्स हैं या मेटल्स हैं उनको ऑब्टेन किया जाता है। इसी तरीके से तो मोस्टली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या इस और जो मिनरल्स मिलते हैं, तो जैसे कि ये मिनरल्स हैं उसी तरीके का आपको लिविंग टिश्यू में भी मिलता है मॉलिक्यूल्स। तो जो ये कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है एंड सेवरल अदर रेस्पेक्टिव कंटेंट, तो ये पर यूनिट मास कितना किस जगह पाए जाएंगे, लिविंग टिश्यू में भी ये इसी तरीके से पाए जाते हैं, और जो लिविंग टिश्यू है वो इसी से बना होता है। हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, यानी कि किसी एक अगर हम बात करें लिविंग टिश्यू की या एक सेल की बात करें, कोई भी लिविंग बॉडी जो है वो किससे बनी होती है, वो बनी होती है सेल से। सेल्स का ग्रुप जो हो जाता है उसे ही बोल देते हैं कि ये टिश्यू है। तो ये जो टिश्यू है, सेल है, ये क्या है, यही बन हमारी बॉडी को भी, जो सेल है वो भी बायोमॉलिक्यूल्स की ही बनी हुई है। तो जो बायोमॉलिक्यूल्स है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि साइंटिस्ट हैव फाउंड थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन एसिड सॉल्युबल पूल। तो अब ये जो एसिड सॉल्युबल पूल के बारे में लिखा है, तो ये एसिड सॉल्युबल पूल क्या है ये हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। तो तो आप देखिए कि जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कहाँ, अर्थ क्रस्ट में कितनी परसेंट में पाए जाते हैं और ह्यूमन बॉडी में कितने पाए जाते हैं परसेंट वाइज। तो यहाँ पर ये आपकी बुक डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। तो बेसिकली देखिए आपका जो चैप्टर है वो रिलेटेड है जिन चीज़ों से, वो हम लोग हमें ये अभी देखेंगे हम लोग। बट यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जैसे हाइड्रोजन का परसेंट अगर आप देखें, सल्फर सल्फर प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सोडियम प्रेजेंट है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सिलिकॉन है। तो जैसे बाकी सॉइल सरफेस में ये सारे प्रेजेंट हैं, उसी तरीके से ये लिविंग टिश्यू में भी प्रेजेंट है, लिविंग सेल में भी प्रेजेंट है। बट कंपेरेटिव परसेंट आप देखेंगे तो जैसे ऑक्सीजन जो है सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में भी है, और ह्यूमन बॉडी में भी सबसे ज़्यादा परसेंट में 65%। इसी तरह हाइड्रोजन का परसेंट तो रिलेटिवली, जैसे सिलिकॉन है तो वो अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा पाया जा रहा है, लेकिन ह्यूमन बॉडी में उससे नहीं, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। कैल्शियम 3.6 है तो टिश्यू में 1.5 पाया जा रहा है। तो ये जो इस तरीके का डिस्क्रिप्शन है, ये आपको ये इससे एक जनरल आइडिया लगता है कि जो अर्थ क्रस्ट में एलिमेंट्स पाए जाते हैं वैसे ही ह्यूमन बॉडी में भी पाए जाते हैं। बट ह्यूमन बॉडी में जो मेनली पाए जाते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर ही है। कुछ अमाउंट में सोडियम है, कैल्शियम है, कभी मैग्नीशियम वगैरह है। तो इनका भी इम्पॉर्टेंट रोल जो है ह्यूमन बॉडी में होता है। इसी तरीके से ऑल द कार्बन कंपाउंड्स दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यूज कैन बी कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स। तो आपको एक डेफिनेशन यहाँ पर मिल गई बायोमॉलिक्यूल्स की, कि बायोमॉलिक्यूल्स क्या हैं। तो बायोमॉलिक्यूल्स हमें पता चल गया क्या है कि अगर हम डिसाइड करें कि बायोमॉलिक्यूल्स को अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे कि क्या है बायोमॉलिक्यूल्स। ऑल द कार्बन कंपाउंड्स दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यूज कैन बी कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें कुछ अमाउंट में इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी हो सकती है, पर ये सारी बातें हमें पता कैसे चली, क्या मैं आपको बता दे रही हूँ इसलिए आप ये बात मान लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। या साइंटिस्ट ने भी कैसे पता चला उन्हें? तो इसका एक कुछ मेथड्स है। वन वे इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू एंड ड्राई इट, तो all the water evaporates, the remaining
मटेरियल गिव्स ड्राई वेट। तो जो लिविंग टिश्यू है, अगर हम जो बता रहे हैं आपको ये बात कि उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं और उन्हें ही बायोमॉलिक्यूल्स कहा जाता है, तो ये सारी बातें पता कैसे चलती हैं, कैसे इसके बारे में बताया गया? तो इसके लिए एक मेज़रमेंट है। तो वो मेज़रमेंट क्या है कि वन वेज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू। अगर आप जैसे कि कोई प्लांट पार्ट ले ले, एक लीवर ले ले किसी लिविंग पर्सन का, किसी लिविंग एनिमल का, जैसे फ्रॉग का लीवर निकाल ले, या किसी प्लांट से एक पत्ती ले ले, उसका लीफ ले ले, उसके बाद क्या करें, तो उसका वेट लेंगे आप, एज इट इज़ उसका वेट लेंगे तुरंत ही, तो वो वेट होता है, उसका वेट वेट होता है। लेकिन उसे क्या करें, कुछ देर के लिए आप उसे ओवन में या माइक्रोवेव में रख दिया जाए कुछ एक डेफिनिट टाइम के लिए, और उसका जो पूरा वाटर है वो इवेपोरेट हो जाए। उसके बाद फिर से आप उसका वेट लें, तो जो रिमेनिंग मटेरियल होगा, वो जो वेट होगा उसका जिसमें से वाटर चला जाएगा, तो वो वेट क्या कहलाता है? वो वेट कहलाता है ड्राई वेट कहलाता है। तो जो ड्राई वेट देखा गया, द रिमेनिंग मटेरियल गिव्स ड्राई वेट। नाउ द टिश्यू इज, अगर पूरा जो टिश्यू है उसको पूरी तरीके से बर्न कर दिया जाए हाई टेम्परेचर पर, तो ऑल द कार्बन का, तो आगे और क्या हो सकता है कि जितना उसका कार्बन कंपाउंड है वो भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा गैसेस फॉर्म में, और कार्बन कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा या वाटर वेपर के रूप में रिमूव हो जाएगा। तो अब जो बचेगा वेट, अब इसके बाद भी आप वेट लेंगे तो भाई वेट तो कुछ बचेगा नहीं। जैसे कि आपने एक पत्ती ली, पत्ती को पहले उसको डायरेक्ट वेट किया, तो जो वेट आया वो हो गया उसका वेट। अब आपने क्या किया, उस लीफ को ड्राई कर दिया, ड्राई करिए मतलब आपने ओवन में रखा और पत्ती से जो वाटर था वो रिमूव हो गया। उसके बाद आपने उसका फिर से वेट लिया, तो वो वेट हो गया उसका ड्राई वेट। अब फिर से उसे हाई डिग्री टेम्परेचर पर, अबव जो उसका बॉइलिंग टेम्परेचर है उससे ज़्यादा आपने बर्न कर दिया। तब उसके बाद जो कार्बन कंपोनेंट था, मेजर कंपोनेंट कार्बन ही है, और वो भी क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में इवेपोरेट हो जाता है। अब जो वेट बचता है वो एक्चुअली वहाँ पर लीफ नहीं बचती, राख बचती है। तो इसी को क्या कहा जाता है, ऐश कहा जाता है। दिस ऐश कंटेन्स इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, यानी कि आपने जब बर्न कर दिया तो उसमें से कार्बन हो गया, और अब जो बचा वो सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स बचेंगे। उसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। वो टेस्ट किया जाए अगर उस ऐश को, तो उसमें हमें कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे एलिमेंट्स पाए जाने का प्रूफ मिलेगा। कभी सल्फेट और फॉस्फेट वगैरह भी मिलेंगे। तो ये जो मैंने आपसे डिस्कशन किया, इसकी बेसिस पर ही हम ये बता पाते हैं, या ये कहा जाता है कि जो सेल्स होती है वो किसकी बनी होती है, मॉलिक्यूल्स की बनी होती है। और क्योंकि सेल लिविंग नेचर की होती है, और ये जो मॉलिक्यूल्स सेल को बना रहे हैं जो बेसिकली कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स है, इन्हें ही क्या कहा जाता है, बायो मॉलिक्यूल्स। तो अब ये पॉइंट क्लियर हो गया। एलिमेंटल एनालिसिस गिव्स एलिमेंटल कंपोजिशन living tissues in the form of hydrogen, oxygen, chlorine, carbon, while analysis for compounds gives an idea that kind of organic and inorganic constituents। यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके भी बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। वो किस टाइप का मॉलिक्यूल है, किस टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कि वो उसे भी और क्लासीफाई फर्दर किया जा सकता है। लिखा हुआ है बुक में कि वी सेल क्लासीफाई देम इनटू न्यूक्लियोटाइड, बेसेस, फैटी एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट, एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है। तो ये अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। तो एमिनो एसिड्स आर, और तो इन्हें ही जब फर्दर क्लासीफाई किया जाता है तो हमें बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पता चलता है। तो इस तरीके से बायोमॉलिक्यूल्स का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, जो स्पेसिफिकली आपकी एनसीईआरटी में दिए गए हैं पॉइंट्स, केवल उनको मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। तो सबसे पहला जो बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्क्रिप्शन, क्लासिफिकेशन, अगर हम बायोमॉलिक्यूल्स यानी कि हमें पता चल गया कि जो सेल है या टिश्यू है या किसी लिविंग बॉडी का कोई पार्ट है, कोई प्लांट का पार्ट है, किसी एनिमल का पार्ट है, वो किससे बना हुआ है, बायोमॉलिक्यूल्स से बना हुआ है। और वो जो बायोमॉलिक्यूल्स उसका मैक्सिमम कंपोजिशन कार्बन कंटेनिंग है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो वो उसके कई टाइप्स हो सकते हैं। तो उस टाइप्स में पहला टाइप जो हम देखते हैं, वो टाइप हमको क्या मिल रहा है, वो हमको मिल रहा है, पहला टाइप जो मिलता है वो फर्स्ट टाइप हमें क्या मिल रहा है, वो फर्स्ट टाइप मिल रहा है हमें
वो फर्स्ट टाइप आप देखोगे कि अमीनो एसिड्स हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग अमीनो ग्रुप, और साथ ही साथ इसमें एसिडिक ग्रुप भी होता है। तो दो ग्रुप होते हैं, कार्बन कंटेनिंग एक ग्रुप होता है और जो कि एसिडिक ग्रुप होता है COH वाला, और एक अमीनो ग्रुप होता है साथ ही साथ। तो इसी तरीके से इनको, क्योंकि इनमें जो अमीनो ग्रुप है वो कार्बन कंटेनिंग ग्रुप से अटैच्ड है, इसीलिए अमीनो इसको कहा जाता है अल्फा अमीनो एसिड टर्म जो है वो यूज़ किया जाता है इसमें। दे आर सब्सटीट्यूटेड मैथेन्स, एक्चुअली जो कार्बन अल्फा कार्बन से ये अटैच रहते हैं। ये अभी मैं आपको बताती हूँ क्या है अल्फा कार्बन, क्या है अल्फा अमीनो एसिड्स क्यों कहा जाता है। और यहाँ पर ये आप देख लीजिए लिखा है दे आर सब्स्टिट्यूटेंट्स, देयर आर 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स ऑक्युपाइंग 4 वैलेंसी पोजीशंस ऑफ कार्बन। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, आपको पता है। तो 4 वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो ये 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो अमीनो एसिड्स में हैं वो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कौन कौन से हैं? वो एक हाइड्रोजन है, और एक ग्रुप है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक अमीनो ग्रुप है, और वेरिएबल ग्रुप जो है कार्बन कंटेनिंग वेरिएबल ग्रुप, या आप सिंपली जिसे कह सकते हैं एल्किल ग्रुप कहते हैं उसे ही, या उसे कह सकते हैं कि वो क्या है, एक मेथेन सब्स्टिट्यूटेड मेथेन, जिसे इसीलिए इसको कहा गया है क्योंकि जो एल्किल ग्रुप है जिसमें क्या है ऑर्गेनिक, जैसा कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे होंगे, कार्बन और हाइड्रोजन की जो चेन बनती है रिपीटेड चेन बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन विथ कार्बन, तो उसका पॉलीमर्स बनते जाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, इसको आर ग्रुप कहा जाता है या एल्किल ग्रुप इन्हें हम कहते हैं। तो बेसिकली हमें पता चला कि प्रोटीन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमें पता चला। हम एमिनो एसिड्स कह रहे हैं, ये एमिनो एसिड्स बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसके? प्रोटीन्स के। तो यानी हमें पता चल गया कि बायोमॉलिक्यूल्स में से एक इम्पॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन का जो बेसिक कंपोनेंट है, जो यूनिट्स होती हैं प्रोटीन की, वो क्या होती हैं? वो होते हैं एमिनो एसिड्स, और इसमें कई सारे ग्रुप्स अटैच होते हैं। जो बेस कार्बन है, इसमें कार्बन में एक हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होता है, उससे एक प्रोटीनेशियस अमीनो ग्रुप अटैच होता है, और आर ग्रुप अटैच होता है, यानी एल्किल ग्रुप्स होते हैं। तो बेसिकली अगर इस तरीके से जो एमिनो एसिड्स बनते हैं, एमिनो एसिड्स वो 20 एमिनो एसिड्स हैं, और ये जो 20 एमिनो एसिड्स हैं इनमें से जो इसेंशियल है, तो क्या क्या इसेंशियल है इसके फंक्शनल ग्रुप के रूप में? एक आर फंक्शनल ग्रुप यानी एल्किल ग्रुप जरूरी है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जरूरी है, एमिनो ग्रुप जरूरी है। ठीक है, तो अब बेसिकली ये सब क्या है ये मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखाती हूँ। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, तो आप में अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पर एक ही एमिनो एसिड के एसिड को क्या दिखाया गया है, 3 अलग अलग फॉर्म में दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, एक स्ट्रक्चर यहाँ देख पा रहे हो, एक स्ट्रक्चर यहाँ आप देख पा रहे हो। तो अगर आप देखें तो ये जो स्ट्रक्चर बी है ये न्यूट्रल नेचर का है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं ये भी एक एमिनो एसिड को प्रेजेंट कर रहा है, ये भी एक एमिनो एसिड को प्रेजेंट कर रहा है, ये भी एक एमिनो एसिड को प्रेजेंट कर रहा है। ये न्यूट्रल नेचर का है, ये निगेटिवली चार्ज्ड है, और ये एमिनो एसिड जो है पॉजिटिवली चार्ज है। ये आप समझ सकते हैं, यहाँ पर प्लस सिंबल है, यहाँ पर माइनस सिंबल है, तो ये निगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, और ये न्यूट्रल है। बट जो आप उनमें ग्रुप्स देखेंगे, जैसे कि ये एक कार्बन है, सेंटर में आप देख रहे हैं यहाँ पर कार्बन है, सबके सेंटर में कार्बन है, और कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 वैलेंसी है, और ये वैलेंसी 4 कंप्लीट होनी चाहिए। तो 4 वैलेंसी को कंप्लीट कौन कर रहा है? तो आप देखोगे सभी में कॉमन आपको एक दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर एक ये आर जो दिखाई दे रहा है यही एल्किल ग्रुप है, जो अभी मैं आपको बता रही थी। तो ये जो एल्किल ग्रुप है ये एक कॉमन है, और दूसरा आपको बताया मैंने कि जो वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है वो एच हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो रही है। ये एक ही अमीनो एसिड है, सिंपल टाइप का अमीनो एसिड, रिप्रेजेंटेटिव अमीनो एसिड को दिखाया गया है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि एक वैलेंसी जो है हमेशा एक एल्किल ग्रुप से, और ये एल्किल ग्रुप जो है यही वेरिएबल होता है, और इसी एल्किल ग्रुप में यही जो चेन होती है एल्किल ग्रुप की ये अलग अलग हो जाती है। अभी आपको जब और अमीनो एसिड्स दिखाए जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि बाकी चीज़ें, जैसे कि ये अमीनो ग्रुप है, ये अमीनो ग्रुप है, ये अमीनो ग्रुप को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है,
प्रेजेंट करने में यहाँ NH2 आप देख रहे हो, यहाँ पर आयनिक फॉर्म इसका देख रहे हो, ये एक अलग मैटर है, बट ये तीनों जो प्रेजेंट कर रहे हैं अमीनो ग्रुप को प्रेजेंट कर रहे हैं और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप को प्रेजेंट कर रहे हैं, सिर्फ इनके आयनाइजेशन में डिफरेंस है। और तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो बेसिक आपका कार्बन है, इस कार्बन की जो वैलेंसी, ये जो कार्बन आप देख रहे हो बीच में, ये कार्बन, इसकी जो वैलेंसी है, एक तो ये हाइड्रोजन से फुलफिल हो रही है जो फिक्स्ड है, फिर एक जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से फुलफिल हो रही है वो फिक्स्ड है, और ये एक तरफ अमीनो ग्रुप से फिक्स हो रही है वो भी फिक्स्ड है। डिफरेंट कौन है इन सब में? जो डिफरेंट है वो कौन है बेटा? इसमें डिफरेंट आप देखेंगे ये जो एल्किल ग्रुप है, जो आपको सिंपल दिखाई तो दे रहा है कि आर है, बट यही आर एक्चुअली इसमें कौन सा एल्किल ग्रुप है, यानी कि कितने कार्बन का ग्रुप है ये एल्किल ग्रुप। इसमें एक कार्बन हो सकता है, दो हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं। एक कार्बन वाला है तो मेथिल कहेंगे, दो कार्बन वाला होगा तो एथिल कहेंगे। इसी तरीके से आप देखेंगे कि इसमें जितने कार्बन है उस बेसिस पर ये आर जो है यही वेरिएबल नेचर का होता है, और यही क्या करता है, इसकी वजह से ही डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स बन जाते हैं जिनका बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम है, यानी सभी में एक एक वैलेंसी कार्बन की हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होगी, एक वैलेंसी अमीनो ग्रुप से सेटिस्फाई होगी, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप से सेटिस्फाई होगी। केवल जो फोर्थ कार्बन की वैलेंसी जो आर यानी एल्किल ग्रुप से सेटिस्फाई हो रही है, उसमें आर में कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, इस बेसिस पर अमीनो एसिड्स डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। तो ये यहाँ पर साथ ही साथ एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन है, वो क्या है कि बी जो है इसे क्या कहा जा रहा है, ज्विटर आयन कहा जा रहा है। ज्विटर आयन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसमें ये पॉजिटिव आयंस भी है इसमें और निगेटिव आयंस भी हैं, यानी कि इसमें पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज दोनों ही ग्रुप प्रेजेंट हैं। तो ऐसा ग्रुप, ऐसे ही कोई स्ट्रक्चर जिसमें एक पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप और निगेटिवली चार्ज ग्रुप एक साथ प्रेजेंट होते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, इस स्टेज को कहा जाता है ज्विटर आयनिक फॉर्म। ये आपसे पूछा जाता है तो आप इसे एक्सप्लेन कर पाएँ, ये मैं आपको मैंने आपको बताया है। तो ये एक सिंपल अमीनो एसिड को प्रेजेंट करने वाला स्ट्रक्चर है, पहली बात, जिसमें से ए जो है वो उसके पॉजिटिव आयनिक फॉर्म को, पॉजिटिवली चार्ज फॉर्म को प्रेजेंट करता है, सी निगेटिवली चार्ज फॉर्म को प्रेजेंट करता है, और बी या तो आप कहिए कि वो न्यूट्रल फॉर्म को प्रेजेंट कर रहा है, या फिर आप कह सकते हो कि एक ज्विटर आयन है जिसमें पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज ग्रुप एक साथ दिखाई दे रहा है। तो यही बातें यहाँ पर आपकी लिखी हुई हैं। अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड इसकी क्या है, अमीनो एसिड्स की प्रॉपर्टी होती है कि इनका आयनाइजेबल नेचर होता है अमीनो ग्रुप का और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। तो अलग अलग इसीलिए पीएच सोल्यूशन पर अलग अलग अमीनो एसिड फंक्शनल और नॉन फंक्शनल हो सकते हैं। एक अमीनो एसिड एसिडिक नेचर का हो सकता है तो दूसरा अमीनो एसिड जो है वो बेसिक नेचर का भी हो सकता है। जैसे कि एसिडिक अमीनो एसिड में देखें तो ग्लूटामिक एसिड एसिडिक नेचर का है, क्योंकि इसमें जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो अपना आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट है। फिर इसी तरीके से आप देखिए लाइसिन है तो वो एक बेसिक नेचर का है जहाँ पर अमीनो ग्रुप आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट है, या फिर वैलिन हो सकता है, वो इस रूप में हो सकता है, वैलिन इस रूप में हो सकता है। अगर ग्लूटामिक एसिड है तो वो इस रूप में होगा, या लाइसिन है तो वो इस रूप में होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अमीनो एसिड्स अलग अलग आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। फिर इसके आगे ही लिपिड्स के बारे में बताया है। तो अभी हमने एक डिस्क्रिप्शन जो अमीनो एसिड का स्टार्ट किया था, तो वही डिस्क्रिप्शन मैं आपको करती हूँ। यहाँ पर आप देखिए, ये वहाँ आपको जो दिखाया गया वो ज्विटर आयन फॉर्म, एक ही अमीनो ग्रुप को पॉजिटिव नेगेटिव सभी रूप में और ज्विटर आयन रूप में दिखाया गया था। अब यहाँ पर आप जो एक्चुअल एग्जाम्पल होता है जो कि टिश्यू में पाया जाता है या जो कि सेल में पाया जाता है, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो ये आप अब देख सकते हैं आप कि ये आपको क्लियर होगा कि क्या क्लियर होने वाला है। यहाँ पर आप देखिए कि ये एक सबसे सिंपल अमीनो एसिड को प्रेजेंट कर रहा है, ग्लाइसिन, जिसमें से कार्बन की एक वैलेंसी हाइड्रोजन से, एक वैलेंसी अमीनो ग्रुप से, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, और जो आर एल्किल ग्रुप था उसकी जगह यहाँ पर आर एल्किल ग्रुप नहीं है बल्कि हाइड्रोजन, सिंपल हाइड्रोजन भी हो सकता है। तो ये सबसे सिंपल है और ये बहुत ही
एक टिपिकल एग्जाम्पल है आपका, जो एक्सेप्शनल केस भी है। तो ये अमीनो एसिड का नाम है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर पूछा जाता है बुक में, लास्ट में आपको इंडेक्स क्वेश्चंस में आप देखेंगे तो ग्लाइसिन, एलेनिन और सेरीन का स्ट्रक्चर पूछा गया है। तो अब आप दूसरे वाला जो अमीनो एसिड इसको आप देखिए, तो इसमें जो कार्बन है, इस कार्बन की एक वैलेंसी अमीनो ग्रुप कंप्लीट कर रहा है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंप्लीट हो रहा है और एक वैलेंसी हाइड्रोजन कंप्लीट कर रहा है। और जो मेथिल ग्रुप है यानी एल्किल ग्रुप के रूप में, यानी जिसे आर कहा गया था, तो वो आर एक कार्बन वाला है, एल्किल ग्रुप है, मेथिल है यहाँ पर। तो इसे क्या कह रहे हैं, इसे ही कह रहे हैं एलानीन कह रहे हैं। फिर इसी तरीके से अब हम देखें तो ये जो तीसरा वाला है ये हमारा क्या है, ये हमारा है सेरीन। तो सेरीन में आप देखिए कि कार्बन की एक वैलेंसी तो हाइड्रोजन से है, एक अमीनो ग्रुप से, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप से फुलफिल हो रही है, और एक जो है एल्किल ग्रुप जो है, ये एल्किल ग्रुप में देखिए यहाँ CH3 था, तो ये फिर एक हाइड्रोजन जो था उसे ही रिप्लेस करके OH जुड़ गया। तो यानी आप देख रहे हैं कि ये जो आर फंक्शनल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप है, वही वेरिएबिलिटी ला रहा है। उसकी वजह से ही एक जो बेसिक फंडामेंटल इसका स्ट्रक्चर है कि एक कार्बन है, उसकी वैलेंसी एक तो हमेशा कार्बोक्सिल ग्रुप से, एक अमीनो ग्रुप से और एक हाइड्रोजन से फुलफिल हो रही है, और एक लेकिन जो एल्किल ग्रुप से हो रही है वही बदल रहा है। तो इसीलिए बहुत सारे अमीनो एसिड्स इस तरीके से बन जाते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा डिस्क्रिप्शन अमीनो एसिड्स के बारे में था और बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में था। आई होप कि आपको ये डिस्कशन जो है अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से बायोमॉलिक्यूल्स पर बेस्ड और डिस्क्रिप्शन जो NCERT रीडिंग पर ही बेस्ड होगा वो मैं अपलोड करूँगी। तो देखते हैं कि आपको कैसा लगता है, आप कमेंट करके बताइएगा और शेयर भी करिएगा। ओके, थैंक यू।